आपने ना स्क्रीनर ओपन किया या फिर आप जो भी ऐप यूज़ करते हो स्टॉक्स खरीदने के लिए उसको आपने ओपन किया। अब आपके सामने दो कंपनी है, दोनों का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ ईच। और जो पहली कंपनी है, कंपनी ए, उसका पी रेशियो है 10, और जो दूसरी कंपनी है, कंपनी बी, उसका पी रेशियो है 20। आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहोगे, या फिर आप कौन सी कंपनी को बोलोगे कि कौन सी कंपनी सस्ती है? अगर आपका जवाब है कि कंपनी ए, तो आप बिल्कुल गलत है। यही गलती मोस्टली जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बहुत से सीजन्ड इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, जो कि खुद के बेसिस पे इन्वेस्टिंग नहीं करते, वो गलती करते हैं। तो चलिए हम इस फंडे को आज पूरी तरीके से पी रेशो को क्लियर एंड अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। हम्म तो ना ये जो सबसे ये जो पी रेशियो है ना, ये एकदम ऐसे कह सकते हो कि ये डार्लिंग है पूरा स्टॉक मार्केट का। यानी कि हर कोई जब भी रेशो की बात निकलेगी और उस टाइम पे पी रेशियो की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ना आप एक सिनेरियो इमेजिन करो। आप घर से निकले हो सब्जी लेने के लिए। आपको घर से कहा गया है कि आपको 1 किलो पोटैटो लेके आना है। अब आप हंसते खेलते नाचते गाते पहुंच गए सब्जी मंडी। वहाँ सब्जी मंडी में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको ना बहुत सारी दुकानें दिखेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे एक जो दुकान दिखी, दो तीन चार ऐसे जितने भी दुकानें हैं सारी, चार दुकानें। यहाँ पे 50 रुपए किलो प्राइस है, यहाँ पे सब्जी का प्राइस 52 रुपीज़ है, यहाँ 51 रुपीज़ है, यहाँ 52 रुपीज़ है। और आप ना ऐसे चलते 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 जा रहे हो, ऐसे से चलते चलते यहाँ पे ना कॉर्नर में एक दुकान बना है, बहुत एस्थेटिक सा बना है। वहाँ पे अंकल एकदम सूट बूट टाई वाई पहन के बैठे हैं आप ही के लिए, राइट। और वो आपको बोल रहे हैं कि सॉरी यार गंदे नाटिंग, वो बोल रहे हैं कि आपको ना पोटैटो हम देंगे 100 रुपीज़ केजी में, 100 रुपीज़ पर केजी में। अब आप बोलोगे ये वाले जो हैं, इन ये तो सारे के सारे लगभग 50 रुपए के आसपास में दे रहे हैं, अराउंड 50 रुपए के आसपास में दे रहे हैं, और ये 100 रुपए के आसपास में, लगभग 2 टाइम्स महंगा दे रहे हैं। तो क्या आप इससे आलू लोगे? कंडीशन ये है कि आलू दोनों की जगह पे सेम ही है, बस ये बंदा सूट वूट पहन के अच्छे से बैठ के आपको आलू बेच रहा है। जनरली सारे एक्सेप्शंस हटा दो तो आप नहीं लोगे वो आलू को। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। वो आपको कैसे पता चला? जब आपने ये सारे के सारे जितने भी ये हैं, इन सबको आपने अच्छे से एनालाइज किया कि यार ये सब तो 50 में दे रहे हैं, ये 100 में क्यों दे रहे हैं, नहीं लूंगा मैं। अब वापस से यहीं पे गए, 50 रुपए में लिए, और घर जाके मम्मी को कहा कि देखो माँ, मैंने सस्ते में आलू ले लिया। ये कहानी हटाओ। समझ में आया ये कि अपन हम ऐसे नहीं करते हैं कि जाके कैसे भी कोई भी प्राइस में मिल रहा है ले लेते हैं। तो ठीक उसी तरह जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि कंपनी ए है जिसका पी जो है, उसका पी है लग 10, और जो कंपनी बी है, कंपनी बी, उसका पी है 20। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको बोलेंगे कि दिस इज चीप। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये चीप है तो आप बिल्कुल एकदम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये कंपनी बी और ये कंपनी ए क्या दोनों सेम सेक्टर में है, क्या दोनों का मार्केट कैप तो मैंने आपको दोनों के लिए बोल दिया था कि मार्केट कैप 100 करोड़ है। तो मार्केट कैप 100 करोड़ होने से ये इंश्योर नहीं होता कि दोनों सेम सेक्टर में होंगी, दोनों का परफॉर्मेंस लगभग सेम होगा, दोनों एक ही काम कर रही होंगे। तो आप ऐसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये पता है आपको किस तरह से हो गया? ये इस तरह से हो जाएगा कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये देखो, ये एक एप्पल है ये, मान लो 200 रुपीज़ केजी है, 200 रुपीज़ पर केजी है। और ये यहाँ पे ये बनाना, आपको बनाना मिल रहा है अराउंड, बनाना अगर मैं बोलूँ तो बनाना आपको मिल रहा है 30 रुपीज़ केजी में। तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि यार बनाना सस्ता है एप्पल से? नहीं, एप्पल टू बनाना कंपैरिजन ही नहीं। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको एक एप्पल की कंपैरिजन दूसरे एप्पल से करना होगा। तो ठीक उसी तरह जो पी रेशियो होता है ना, वो आपको सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उन सारे फैक्टर्स को देख कर ही आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। तो अब सबसे पहले ना पी रेशियो स्टार्ट करने से पहले, वैसे तो ऑब्वियसली आप सबको फॉर्मूला वगैरह पता ही होगा कि क्या पी रेशियो होता है, बट स्टिल मैं एक बार फटाफट क्विक रिकैप करा देता हूँ। तो क्या होता है ना कि पी रेशियो जो होता है, पी रेशियो का फॉर्मूला होता है कि करंट मार्केट प्राइस, CMP, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। यानी कि जितना कंपनी ने पैसा कमाया है, ये करंट मार्केट प्राइस तो आपको सबको पता है कि जो प्राइस दिख रहा होता है कि अभी ये शेयर का 500 रुपये दाम है, 600 रुपये है। और जो ये ईपीएस होता है, ये ईपीएस का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया, अगर वो सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी, तो हर एक शेयर के ऊपर इंसान को कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो होता है ईपीएस। अभी मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। इसको ना ऐसे भी लिख देते हैं कि करंट मार्केट प्राइस बाय ईपीएस। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स कितनी है। मैंने कुछ नहीं किया है इसमें मैजिक, ऊपर नीचे दोनों जगह पे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मार्केट कैप बेसिकली क्या होता है? मार्केट कैप वैसे भी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
ये बहुत ही बेसिक चीज़ मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको आता है तो थोड़ा आप स्किप कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। एक शेयर कितने का है और कितना नंबर ऑफ प्राइस है। तो अगर ये जो है ये करंट मार्केट प्राइस, अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो करंट मार्केट कैप आ जाएगा और अपॉन नेट अर्निंग सेम। तो अब मैं ईपीएस को एकदम थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईपीएस बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपकी कंपनी है, उसने ना 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट। मतलब सारा धंधा कर करा के आपने मान लो 1000 रुपए से 1000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, कर करा के 100 करोड़ रुपए आपने प्रॉफिट बनाया। और आप उस और आपके कंपनी में टोटल 10 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं। कितने? 10 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, ईपीएस क्या बेसिकली हो जाएगा, ईपीएस हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। यानी कि अगर मैं ये 100 करोड़ प्रॉफिट को 10 करोड़ शेयर होल्डर में बांट दूं, तो हर शेयर होल्डर के पास, मतलब हर शेयर के ऊपर इंसान को, जो उस पर्सन को 10 रुपीज मिलेगा। कितना रुपीज मिलेगा? 10 रुपीज मिलेगा। ये हो जाता है ईपीएस। तो ये पी रेशो का ये फॉर्मूला तो बहुत क्लियर हो गया। फॉर्मूला आपको हर जगह टेक्स्ट बुक वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है इसकी इंटरप्रिटेशन। कि पी रेशो का मतलब क्या, कि हाई पी है तो क्या वो महंगा है? गलत। लो पी है तो क्या वो सस्ता है? गलत। ये दोनों ही चीजें सरासर पूरी तरीके से गलत है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि फंडा क्या होता है। तो ना अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको फ्लो चार्ट से समझाता हूँ, तो आपको शायद ज्यादा समझेगा। ये देखो, ये रहा पी। ये दो केस हो सकता है पी के, या तो पी होगा हाई या तो पी होगा लो। अब ना ऐसा समझो, हाई पी है, ये जो अगर हाई पी है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि या तो स्टॉक सही में ओवर वैल्यूड है, राइट, या सही में ओवर वैल्यूड है, या फिर दूसरा हो सकता है कि फ्यूचर में इसके पास फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगे इसके पास। ये जो फैक्टर होता है ना, यही लोगों को नहीं समझ में आता। लोग सिर्फ ये बोल देख ले, लोग सिर्फ स्टोरी का एक हिस्सा सुनते हैं जिसमें कि कहने लगते हैं कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। और सेम उसी तरह, जिस तरह से हाई में था, सेम उसी तरह लो में भी फंडा है। या तो स्टॉक सही में अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड होगा, या फिर कंपनी के पास नो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कोई भी फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको वो भी एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से, कोई भी मान लो एक छोटी सी कंपनी है। अम, ये रही छोटी सी कंपनी। दो कंपनी है, एक कंपनी ये बड़ी हो गई है, बिग कंपनी। बिग कंपनी मान लो मैं बोलता हूँ कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है। और ये जो छोटी है, ये यानी कि ये स्मॉल छोटी कंपनी है, मान लो इसका वन 1000 करोड़ मार्केट कैप है। दोनों सेम ही सेम ही चीज़ों में, मान लो कि अपैरल रिटेल के कपड़े रिटेल में है, या फिर मान लो कोई भी कंपनी लो, कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनी है, यानी कि डेली रोज़मर्रा की जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट साबुन वगैरह, वो सब सेक्टर में काम करती हैं। अब ना ये कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि इसके पास ज़्यादा ग्रुप स्कोप। अब देखो ऐसे समझो, ये 1 लाख करोड़ से ये 10 लाख करोड़ जाने में ज़्यादा तकलीफ होगी इसको, या फिर ये 1 हजार करोड़ से 10 हजार करोड़ में, 10,000 करोड़। ऑब्वियसली ये जो है ये आसानी से हिट किया जा सकता है, क्योंकि इसका बेस छोटा है। छोटा बॉल जो होता है ना, उसको आप बहुत दूर तक फेंक सकते हो, लेकिन वही बॉल जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। तो इसके पास जो, अगर मान लो इसके कंपनी का मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें मान लो सेम है, तो सब सब सेम ही चीज़ों का काम कर रहे हैं, दोनों ही साबुन बेच रहे हैं, दोनों का ही अच्छा मार्जिन है वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसका मैनेजमेंट है वो अगर कहता है कि ना मैं अगले साल जाके ना 25% से ग्रोथ करूंगा। अब ये ऑलरेडी बड़ा हो गया, इसका मैनेजमेंट बोलता है कि यार हम तो सिर्फ 10% से ही ग्रो कर पाएंगे। अब मान लो दोनों का करंट मार्केट प्राइस, या फिर मैं बोलता हूँ कि दोनों का शेयर प्राइस मान लो 100 रुपये ही है, दोनों का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ ही है, एक शेयर का प्राइस दोनों का। बट स्टिल इसको मार्केट जो है ना, इसका पी जो होगा ना, इसको जो मार्केट है, जो पहली कंपनी है, इसको जो है मार्केट पी हाई देगा। पी इसका बहुत हाई देगा, बहुत हाई इन द सेंस रिलेटिव है, और इसको पी लो देगा। हो सकता है कि इसको पी मार्केट अगर 20 दे रहा हो, तो इसको पी 10 देगा। अब और ये ऑब्वियस सी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पी 20 है, इसके इससे 2 गुना ज्यादा, तो ये कंपनी महंगी है, चलो भाई ये कंपनी महंगी है, मैं नहीं लूंगा। अब ये देखो कि कंपनी के पास क्यों पी महंगा है। कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो पी बेसिकली, अगर मैं एकदम बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं ना, तो पी का मतलब सिंपल सा फंडा होता है कि पी बेसिकली होता है परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ फ्यूचर, परसेप्शन ऑफ फ्यूचर। दो ही हो सकता है कि या फिर फ्यूचर ग्रोथ में अब अच्छा परसेप्शन नजर आ रहा है किसी को, फ्यूचर ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ, या कि फ्यूचर में या तो ग्रोथ होगा या तो डी ग्रोथ होगा, तो पी उसको आप उस नज़र से देख सकते हो। और दूसरा होता है स्पेक्यूलेशन। ये होता है ना, थोड़ा डार्क साइड हो गया, बट स्टिल मैं आपको समझाऊंगा ये भी चीज़ें। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है, अच्छा उसके पास फ्यूचर में अच्छा कैश जनरेट कर सकती है,
तो उसका ऑलरेडी पी ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा? अगर आप बोलोगे कि 10 ज़्यादा है, नहीं, ऐसे हम नहीं बता सकते कि 10 नंबर ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है, 30 नंबर ज़्यादा है। ये सब कुछ रिलेटिव होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर आपको मैं बोलूँ कि ये लो, मान लो एचयूएल है, उसका पी 60 है, तो आप क्या बोलोगे? कि उसका जो पी है वो ज़्यादा है? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि उसका पी ज़्यादा है। आपको सबसे पहले उसके कंपेटिटर्स को देखना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए मान लो उसके डायरेक्ट एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, नेस्ले मान लो, आईटीसी मान लो, ये सारे उसके मान लो, मारिको मान लो, एक बार के लिए अज्यूम करो कि वो सब उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है। तो अगर कोई कंपनी सेमी स्पेस में ऑपरेट कर रही है, अगर उसके पीयर्स का भी पी रेशियो 10, 20, 30 के आसपास घूम रहा है और इसका पी रेशियो 60 के पास घूम रहा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका पी रेशियो 60 क्यों है। अगर आपको कुछ नहीं नजर आता है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो ओवर वैल्यूड है। अगर आप पूरी एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ स्पेशल नहीं नजर आता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, कंपनी के पास कैश भी बहुत ज्यादा नहीं, पूरा अगर आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के बाद भी अगर आपको कुछ नजर नहीं आता, तब जाके आप कह सकते हो कि वो ओवर वैल्यूड है। वरना आप ओवर वैल्यूड है या नहीं, ये आप नहीं कह सकते। तो ये फंडा समझ में आया। अब ना जो पी होता है उसको दो तरीके से हम दो 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 क्लासिफिकेशन होता है कि पी कोई यूज करता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी कि लास्ट 12 महीने का, और दूसरा होता है फॉरवर्ड पी। ये बेसिकली एस्टिमेशन पे चलता है और ये एग्जैक्ट। मान लो 2023 से 2024 तक में कंपनी का जो ईपीएस है वो मान लो 10 था, और मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस है कंपनी का 100, तो इस केस में पी कितना होगा? इस केस में पी हो जाएगा 10। कैसे? 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। अब वही मान लो कि अभी कंपनी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि यार हम ना अगले साल ईपीएस को 10 से 15 लेके जाएंगे। अब वो मैनेजमेंट ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स नहीं बोलता। मैनेजमेंट क्या कहेगा कि अगले साल हमारा ग्रोथ 50% का होगा। तो 10 + 50% कितना हो जाएगा? 15। तो नेक्स्ट का ये एस्टिमेटेड होगा, तो एस्टिमेटेड ईपीएस मान लो कि मैनेजमेंट बोल देता है कि 50% बढ़ जाएगा, तो हम ले लेंगे 15। तो पी रेशियो बेसिकली कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 15। समझ में आ गया आपको? तो ये वाला जो पी रेशियो होगा, ये वाला जो पी, इसको मान लो अगर मैं P1 बोलता हूँ और इसको मैं मान लो P2 बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली जो P2 है वो सस्ता होगा P1 से। तो फिर ये स्टॉक लोग खरीदेंगे। अब भी आप पास्ट की जो अर्निंग्स है, पास्ट का जो ईपीएस देख के तो ये हमें महंगा लग रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे कि फ्यूचर में उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, फ्यूचर में वो कितना कमा सकती है, उसको देख के आपको पता चलेगा कि स्टॉक सस्ता है। तो आपको यहाँ पे से आप देख सकते ले सकते हो। सेम ही कंपनी को हमने स्टॉक को डिस्कस किया है कि पी कैसा हो सकता है। पर ये बात है कि ये जो है ना, ये गारंटीड नहीं होता, ये एस्टिमेटेड होता है, और ये जो होता है ये गारंटीड चीज़ है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अब ये सवाल उठता है कि हमें कौन सा पी देखना चाहिए, ट्रेलिंग 12 मंथ्स वाला देखना चाहिए या फिर फॉरवर्ड पी देखना चाहिए? तो सिंपल सा जवाब होगा, मार्केट हमेशा जो होता है ना फॉरवर्ड पी को रिवॉर्ड करता है। हमेशा हमें क्या देखना चाहिए? फॉरवर्ड पी। हाँ, आप जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की पी है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो शेयर प्राइस कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब अपन कुछ कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। अब एक होता है ना सेक्टर पी बोलते हैं। जैसे आप न्यूज़ में सुनते होगे कि निफ्टी का जो पी है वो आज 24 है, निफ्टी का पी 20 हो गया, सेंसेक्स का पी 30 हो गया। अब क्या ये सेक्टर पी देखना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो सेक्टर का पी नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, इंडेक्स का पी, सेक्टर का पी नहीं, इंडेक्स का पी, सॉरी। तो ये इंडेक्स का पी क्या हमें देखना चाहिए? इंडेक्स का पी हमें नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स का कॉम्पोजिशन होता है ना, वो हर साल जो ये इसका कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज होता है, कॉम्पोजिशन चेंजेस। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप निफ्टी को खोलोगे ना, तो बहुत साल पहले रिलायंस जो है, एचडीएफसी था भी नहीं, 1990s वगैरह में आप देखोगे तो निफ्टी विफ्टी में एचडीएफसी वगैरह ये सारे बैंक्स वगैरह नहीं आते थे। आज 2090s के टाइम पे तो नहीं आते थे, और अब जो है 2024 वगैरह में, 2000 के टाइम से एचडीएफसी आने लग गया है। तो क्या हो रहा है कि कॉम्पोजिशन जो निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो चेंज होते रह रही है। तो आप पूरे कंपनी का मार्केट कैप निकाल रहे हो और पूरे कंपनी का अर्निंग्स निकाल रहे हो, तो वो ऑब्वियसली जो डेटा आएगा वो फ्लॉड रहेगा, क्योंकि वो सेम टू सेम नहीं होगा। अगर आपको अगर देखना ही है तो कभी भी इंडेक्स का, मार्केट का पी ना देखो। आपको देखना ही है तो हमेशा सेक्टर का पी देखो, कि आपका जो सेक्टर है उस सेक्टर में। और ये भी लेकिन रफ आइडिया देगा आपको। सेक्टर का पी में मान लो कोई कंपनी 1 है, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। अब मान लो ये कंपनी ना, ये जो सबसे बड़ी कंपनी 1, 2, 3, 4, अब इन कंपनीज में ये सब कंपनीज बोल रही हैं कि, लेट्स से ये कंपनी सारी बोल रही हैं कि हम ना, ये और ये
ये तीनों बोल रही हैं, सारे फैक्टर्स को सेम मैं रखता हूँ, ये तीनों बोल रही हैं कि हम 10% के आसपास ग्रो करेंगे, और ये कंपनी बोल रहा है तो 20% के आसपास ग्रो करेंगे। तो इस केस में होगा क्या पता है, कि जो पी जो है ना फोर्थ वाली कंपनी होगा, उसका ऑब्वियसली पी ऑफ फर्स्ट कंपनी, पी ऑफ सेकंड कंपनी एंड पी ऑफ थर्ड कंपनी से ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। अब लेकिन ये भी बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ ही है तो हमेशा पी ऊपर रहेगा। तो पी कैसे, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पी ना बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग पी मैं लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग पी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पी, तो सबसे पहले कुछ कुछ फैक्टर्स, सबसे मेन जो मैंने अभी तक डिस्कस किया कि ग्रोथ, अगर मार्केट में ग्रोथ, अब ग्रोथ में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन सा ग्रोथ देखो, तो आप देखो सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ देखो, कि सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ अगर नजर आ रहा है सेक्टर में, सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या हो जाएगा, पी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, सेल्स, एक मिनट, कंपनी का आरओई देखो, आरओई मतलब क्या हो जाता है, अगर आपको सिंपल से शब्दों में समझाऊं, तो आरओई यानी कि कंपनी की कितना अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा है। अगर एकदम सिंपल सी बात मैं बताऊं, कि अगर आपने बिजनेस 1 लाख रुपए से चालू किया और अब आप उस 1 लाख रुपए डाल के आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपका आरओई है 50%। तो इसका मतलब आपने जो भी पैसा डाला उसको बहुत अच्छी तरीके से आप एकदम यूज कर रहे हो। तो अगर कोई कंपनी का अगर आरओई ज्यादा होगा, तो पीई भी क्या होगा, पीई भी उसका बढ़ जाएगा। तीसरी केस में मैं बात करता हूँ, मैनेजमेंट कैसा है आपके कंपनी का। मैनेजमेंट का मतलब क्या, जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे टॉप पोजीशंस पे जो बैठे हैं, वो लोग कैसे हैं, अगर उनके ऊपर पास्ट में कोई भी केसेस नहीं है, कोई भी एलिगेशंस नहीं लगे हैं, कम मैनेजमेंट बहुत क्लीन है, बहुत एथिकल कामों के लिए जाना जाता है, तो मार्केट उन सारी कंपनीज को भी क्या करता है, पी, उन सारे कंपनीज को भी, मैनेजमेंट के उन सब कंपनीज को भी पी ज़्यादा मिलता है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग हिस्ट्री, पास्ट में वो स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया। मान लो कोई कंपनी में, जैसे कि इसको मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग हिस्ट्री, ऑपरेटिंग हिस्ट्री, मान लो अभी पास्ट में कोई कंपनी है, उस कंपनी ने, मान लो 100 साल हो चुके हैं, कोई कंपनी है, तो वो कंपनी ऑब्वियसली पूरे साइकिल होकर के गुजरी होगी। अब 100 साल से वो सर्वाइव कर रही है, इसका मतलब कंपनी को पता है कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, क्या किया जाता है। तो मार्केट को लगेगा कि ऑब्वियसली ये कंपनी ट्रस्टवर्दी है, तो इसका भी जो पी होगा ना, मार्केट बहुत हाई देगा। तो ऐसी कंपनीज का भी पी जो जनरली मार्केट क्या होता है, हाई देता है। अगर वो कोई कोई कम और वही कंपनी है, मान लो वो सेक्टर लीडर है, सेक्टर लीडर हो गया कि कोई भी सेक्टर ले लीजिए, जैसे एफएमसीजी में एचयूएल हो गया, बैंक में एचडीएफसी हो गया, इन सारी चीज़ों को, नेस्ले हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो अपने फील्ड के जो भी टॉप 2-3 प्लेयर्स होते हैं, जो अपने सेक्टर के टॉप 2-3 कंपनीज होते हैं, उनको मार्केट ऑब्वियसली ज़्यादा पी देता है। कितना क्या देता है पी, उनका भी पी जो होता है ज़्यादा होता है। अब इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में कोई कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी में लिस्टेड है, यानी कि टॉप 50% में आता है, तो उसको भी स्टॉक कंपनी पी ज़्यादा ही देगी। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी में लिस्टेड हो जाता है, तो जो भी बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी सेंसेक्स, वहाँ पे क्या होता है ना, उस पर ट्रस्ट होता है लोगों को कि अच्छा ये देश की टॉप 50 कंपनी है, ये देश की टॉप 30 कंपनीज है। तो जो एसेट मैनेजर्स होते हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भरोसा होता है कि यहाँ पे ना पैसा लगाना थोड़ा रिलेटिवली सेफ है बाकी के कंपेयर में, और यहाँ पे मैं कभी भी खरीद बेच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लिक्विडिटी यानी कि मैं तुरंत बेच के तुरंत पैसे निकाल लूंगा। और वहीं अगर कोई छोटी कंपनी हो गई, मान लो कि कोई कंपनी है 50 करोड़ की, अपने देश में 50 करोड़ की कोई कंपनी है मान लो, तो अपने देश में ऐसे ऐसे एचएनआई है जिनका नेटवर्थ ही 500 1000 करोड़ है। वो अगर ये 50 करोड़ का स्टॉक खरीद लेते हैं, और ये बात अगर लीक हो जाता है मार्केट में कि ये बड़े इन्वेस्टर ने 50 करोड़ का स्टॉक खरीदा है, तो ऑब्वियसली उसको वो, मतलब वो सही मार्केट में इन्फॉर्म, वो सही नहीं, ये नहीं प्रेडिक्ट, मार्केट में एक अच्छा इमेज नहीं क्रिएट होगा ना। 50 करोड़ का स्टॉक है, वो उसको बेचना चाहेगा तो बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि खरीदने वाले ही नहीं मिलेंगे। और वहीं अगर कोई कंपनी है, मान लो 5 लाख करोड़ है जिसका मार्केट कैप, 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो मैं कोई भी एचएनआई वगैरह होगा, वो 50 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपए भी आराम से खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, आराम से कर सकता है, क्योंकि वो बहुत लिक्विड है। तो कोई भी स्टॉक अगर इंडेक्स में लिस्ट हो जाता है, तो वो भी बहुत लिस्टेड हो जाता है, मतलब उसका भी पी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो पी है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ों का फंक्शन होता है कि कैसे मार्केट परफॉर्म कर रहा है, क्या आगे देखना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब तो अब अगर मैं कोई बोलूँ कि कोई भी पी अगर आपको जज करना है कि क्या ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, कि अब अगर आपको जानना है कि पी अगर चीप है या फिर एक्सपेंसिव है, अगर आपको ये जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट ये पूछना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि कंपनी का आरओई कैसा है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है कंपनी का।
कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ कितना है, फ्यूचर में क्या कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, क्या सेक्टर हेडविंड है, टेलविंड है, सेक्टर टेलविंड, या फिर इस सेक्टर टेलविंड का मतलब वो सेक्टर जिसके पीछे बहुत सपोर्ट है, जो सेक्टर आज फ्लेवर में आज जो आज मसाले में जिसके बारे में आज सब बात कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो सेक्टर आगे चल के बड़ा हो सकता है, या फिर इसको हम लोग ना कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि वो क्या सनराइज इंडस्ट्री में है क्या, यानी उगता सूरज में आगे चल के वो बड़ा पोटेंशियल बन सकता है। अगर ऐसे सेक्टर में है तो आप बोल देख सकते हो कि अच्छा ओके ये ग्रोइंग सेक्टर में तो इसको पी ज़्यादा मिलेगा, फ्यूचर ग्रोथ है तो पी ज़्यादा मिलेगा। और वो बिजनेसेस में क्या क्या रिस्क है, रिस्क क्या क्या है बिजनेस में, कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या रिस्क है, कि बिजनेस में कोई टैक्स का लफड़ा तो नहीं, कोई पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है वैसा तो कुछ नहीं, मैनेजमेंट कैसा है बिजनेस का, जो भी कंपनीज को लीड कर रहे हैं रन कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर वगैरह कैसा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कंपनीज को कैसे चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अगर ये सारी चीज़ें देख लेते हो, फिर अब आपको मैं इसका फंडा थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये सब देखने के बाद, इसके बाद अगर आप पी को देखते हो और वो भी कंपेयर करते हो किससे, ऑफ पियर्स, या फिर बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ डाल दो कंपनी का ना फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल्स कंपनी का देख लो कि कंपनी ने का क्या सीन है। अगर आप ये सारा चीज़ जो ये जो फैक्टर है ना, ये अगर ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करते हो, उसके बाद आप कभी भी बोल सकते हो कि वो स्टॉक सस्ता है या महंगा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, रिस्क क्या है, और सेक्टर टेलविंड है यानी आरओई कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, और पीई ऑफ पीयर्स, अगर ये सब कुछ आपने देख लिया तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि डन है, आपका काम हो चुका। राइट, ये हो गया पी। अब ना कुछ कुछ टर्म्स की बात करते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि यार अब पी ना, क्या पी हर कंपनी में देखना अवेलेबल होता है क्या, नो। पी कौन से सेक्टर में नहीं देख सकते, जैसे ये होता है ना, फाइनेंशियल्स में बिल्कुल कभी भी नहीं देखना चाहिए पी को। फाइनेंशियल्स जो होता है उसको हम किससे देखते हैं, ऑलवेज विथ प्राइस टू बुक, ऑलवेज पी बी रेशियो। ये बेसिकली हो जाता है प्राइस, और ये हो जाता है बुक, प्राइस टू बुक रेशियो। और कौन सी कंपनीज में नहीं देखना चाहिए, जनरली जो कैपिटल इंटेंसिव होती है, जिसमें कि बहुत पैसा लगते जाएगा, जनरली उसको उसको भी हम कैसे देखते हैं, उसको बेसिकली हम ईवी बाय एबिडा करके बोलते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू, ईवी बाय एबिडा करके वहां से देखते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्चुअल में ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई कंपनी है उसकी, जैसे मान लो और क्या बोल सकते हैं, अर्निंग्स नेगेटिव है कंपनी की, अर्निंग्स अगर नेगेटिव है तो उसको हम नहीं देख सकते, क्योंकि अर्निंग्स ही जब नेगेटिव, कोई रेशियो क्या नेगेटिव हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, प्राइस टू सेल्स देखते हैं, या फिर मतलब बहुत है, कैश फ्लो देख लेते हैं, प्राइस टू कैश फ्लो वगैरह देख लेंगे, या ईवी बाय एबिट देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे फंडा, बहुत सारे रेशियोज हैं, वो हम आराम से यूज़ की कर सकते हैं। बट हमेशा एक चीज़ को अगर मैं बोलूँ, एक टेक अवे आपको यहाँ से लेना है तो ये देखना है कि आपको फाइनेंशियल्स के केस में, फाइनेंशियल्स में अगर मैं पूछूं कि क्या क्या होता है, बैंक हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, कोई छोटी छोटी कंपनी लोन देती है, या फिर एनबीएफसीज हो गया, या फिर ये जो एएमसी वाले होते हैं बिजनेस, ये इन सबको जनरल तौर पे पीबी नहीं देखा जाता है, सॉरी पी नहीं देखा जाता है, हमेशा प्राइस टू बुक पीबी रेशियो देखते हैं, पीबी। इस तरह से ये सारा फंडा क्लियर हो गया। अब ना कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपको जानना है, कोई भी स्टॉक है, ये देखो, ये मान लो कोई स्टॉक है, उसका ना प्राइस ऐसे करके बढ़ गया, ये रहा प्राइस, और अभी अर्निंग यहाँ पे है, अर्निंग्स यहाँ पे है। अगर ये अर्निंग्स फ्यूचर में जाके यहाँ पे कैचअप नहीं किया, या फिर और भी सेक्टर्स, और भी जो फैक्टर्स हैं वो फेवर में नहीं रहे, तो प्राइस पी गिर जाएगा। कौन से केसेस में पी नहीं गिरता है, अब दो केस हो सकता है कि पी अगर बहुत देर तक हाई चल रहा है, हाई चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दो चीज़ हो सकती है, या तो और आगे चल के उसके में उसमें से अच्छी कमाई होने वाली है, फ्यूचर ग्रोथ होगा, या फिर कंपनी है के पास, कंपनी हैज़ कैश, कंपनी के पास ऑलरेडी कैश रखा हुआ है। अभी मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बहुत वीक एग्जांपल है बट स्टिल मैं देता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, अभी आपको जैसे स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखो, एक सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देखो, ये एचयूएल का पी जो है, एचयूएल, ये ओह शिट, यहाँ यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मेरे शायद माउस को यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे ये स्टॉक का पी एचयूएल का 55 है।
अब आप बोलोगे कि 55 पी तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नीचे नीचे जाओ, यहाँ पे पीयर्स में कंपैरिजन करो तो देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर 55, कोलगेट पाल्मोलिव 52, पीएनजी 70, जिलेट इंडिया 71। ये सेक्टर का पी लगभग इसी के आसपास घूम रहा है, लेकिन इसका पी फिर भी इतना टाइम से, अब इसका पी का चार्ट देखते हैं हम। ये देखो, इसके पी रेशो का चार्ट देखोगे तो अब ये जो है इसका चार्ट लगभग यहीं से घूम रहा है, पी 66, 60, 50, 56, 51, 52, 59, 60। अब वापस से गिर के 50 के आसपास हो गया, तो 50 से 60 के रेंज में ही इसका पी जो है बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब मेन, अब पॉइंट ये है कि ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अगर आप यहाँ से ध्यान से जाओ, नीचे जाके अगर आप इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो, देखो ये यहाँ से देखो, ये ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ये अपने अपने कोर बिजनेस से, जो कि अपना जो कोर बिजनेस है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह बना के वो बेचता है, उससे ही इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और अगर देखना है ना आपको, तो आप यहाँ देखो, अदर एसेट्स में कैश इक्विवेलेंट्स, कंपनी के पास 8,000 करोड़ कैश है, जिसमें टोटल एसेट्स है 80,000 करोड़, जिसमें से 8,000 करोड़ कैश है, लगभग लगभग 10%। 10% कंपनी के पास कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अगर जो कंपनी के पास कैश ऑलरेडी पड़ा होता है, तो भी उसको कंपनी उसका उसका मार्केट पी गिरने नहीं देता है उतना, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैश को कंपनी या तो अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर देगी, या फिर वो कंपनी डिविडेंड्स बांट देगी। तो ये कंपनी डिविडेंड्स भी देती होगी, हम देखते हैं ना इसका अगर डिविडेंड कहाँ पे देख सकते हैं, डिविडेंड्स कैश फ्लो, एक सेकंड, प्रॉफिट, ये कंपनी का कोर ऑपरेशन से 905 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ एक्चुअली लिखा होता है, एक सेकंड। हाँ ये देखो, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट है 104%, यानी कि डिविडेंड काफ़ी अच्छा कंपनी दे देती है, मतलब कुछ। और कंपनी डिविडेंड क्यों दे रही होगी, कंपनी इसलिए डिविडेंड दे रही होगी कि जितना भी पैसे कमाया है, कंपनी को अब आगे ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए कंपनी डिविडेंड दे दी। हो गया। अब मैं वापस से अपने बैक टू स्क्रीन जाता हूँ। अब ना, अब फंडा समझ में आ गया कि पी रेशो कब नहीं बढ़ता। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं ना मल्टी बैगर। मल्टी बैगर, कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर कब बनता है। अब ये देखो, ये दो तरीका हो गया है, ये पी रेशियो और ये मान लो ईपीएस। कंपनी का पी रेशियो 10 था, ईपीएस 5 था फर्स्ट स्टार्टिंग में। अब वही कंपनी का पी रेशियो 20 हो गया, और जो ईपीएस है वो हो गया 10। तो अब यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस, इस केस में मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस 10 × 5 हो जाएगा 50। इस केस में मार्केट प्राइस कितना होगा, 10 × 2 हो जाएगा 30, 200, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा। 200, कितना ग्रोथ हुआ, पी में कितना ग्रोथ हुआ, पी में 2x का ग्रोथ हुआ, ईपीएस में कितने का ग्रोथ हुआ, 2x का ग्रोथ हुआ, और ये मार्केट प्राइस में देख रहे हो कितने का ग्रोथ हो गया, 4x का। तो समझ लो ये बन गया पोटेंशियल मल्टी बैगर। मल्टी बैगर यानी कि मल्टी फोल्ड रिटर्न्स देना, ये हो गया मल्टी बैगर स्टॉक। तो कोई भी स्टॉक को अब, लेकिन इसमें देखो बात ये है कि कोई भी दो दो तरीके से बढ़ सकता है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस जो है ना, वो फंडा किसका होता है, पी इंटू ईपीएस का। कैसे कैसे बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है अगर ये ईपीएस बढ़ जाए, ये कांस्टेंट रहे, या फिर ये कांस्टेंट रहे, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, और दो ये भी बढ़ जाए। तो ये जो होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये जो हो जाता है, ये ऑब्वियसली हो जाता है बेस्ट। अगर सिर्फ पी बढ़ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन ये स्पेकुलेशन भी हो सकता है, चांसेस ऑफ स्पेकुलेशन भी हो सकता है कि कंपनी का जो अर्निंग्स है वो उतना बढ़ नहीं रहा, लेकिन जो कंपनी का पी रेशियो है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो वो स्पेकुलेशन भी हो सकता है। और ये जो केस है कि पी नहीं बढ़ा, ईपीएस बढ़ रहा है, ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। इसका मतलब क्या होगा कि आज नहीं तो कल पी इसको कैचअप कर ही लेगा। तो अगर कोई भी चीज़ में ना, आपको कोई भी सेक्टर में आप पैसे लगा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सेक्टर कैसे फ्लेवर में है कि नहीं, लोग आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर रही है कि नहीं, गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स ला रही है कि नहीं, सब्सिडी ला रही है कि नहीं, बड़े बड़े लोग उसकी बात कर रहे हैं या नहीं, न्यूज़ में वो आ रहा है या नहीं। ऐसे जब हो रहा होता है ना, तो आपको समझ में आता है कि ये सेक्टर फ्लेवर में है। अब ये तो समझ में आ गया कि अगर दो तीन पीयर कंपनीज को, मैंने वो जो फैक्टर्स बताए थे आपको, आरओई वगैरह, वो सारी चीज़ें आप देख लेते हो, उसके बाद में आप कंपेयर करते हो, तो बहुत काम आपका आसान हो जाता है।
कि पता चल जाएगा कि उसके बाद में अगर आप पी कंपेयर कर रहे हो सब कुछ सेम होके वो सब एनालाइज करने के बाद, तो अगर पी कम है तो ठीक है, सस्ता है, पी ज़्यादा है तो महंगा। लेकिन जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, यानी कि ये सिक्लिकल स्टॉक्स, सिक्लिकल स्टॉक्स जो होते हैं ना, इसमें हमेशा क्या करना होता है, बाय एट हाई पी। सिक्लिकल स्टॉक्स को हाई पी पे खरीदो और लो पी पे सेल करो, सेल एट लो पी। इसका रीज़न देखो, जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, जो सिक्लिकल स्टॉक्स बेसिकली कैसे होते हैं, वो प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे। तो देखो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर सही सिक्लिकल स्टॉक है, यहाँ पे ना अर्निंग्स जब साइकिल डाउन साइकिल चल रहा होगा, मतलब जैसे अब ऐसे समझो कि जब रॉ मटेरियल जब चीप होगा, रॉ मटेरियल चीप होगा तो कंपनी ज़्यादा चीज़ें लेगी, ज़्यादा चीज़ें बनाएगी और उसको बेचेगी। तो जब ज़्यादा चीज़ें वो बेचेगी तो उसका जो पी होगा वो सस्ता हो जाएगा, सेल, क्योंकि ईपीएस बढ़ेगा ना, अगर ईपीएस बढ़ता है तो ईपीएस बढ़ेगा, पी घटेगा। और अगर ईपीएस घटता है तो बेसिकली पी बढ़ जाता है। तो कमोडिटी के केसेस में क्या होता है, कमोडिटी के केस में उल्टा होता है। जनरल जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस होता है, एफएमसीजी, नॉर्मल वो सब आईटी वाईटी, उन सब केसेस में तो ऐसा ही होता है कि लो पी पे लोग लेते हैं, हाई पी पे सेल करते हैं। लेकिन सिक्लिकल स्टॉक्स में ऐसा उल्टा होता है, सिक्लिकल में हमेशा हाई पी पे लेना चाहिए और लो पी पे सेल कर देना चाहिए। तो ये सिक्लिकल स्टॉक का भी फंडा क्लियर हो गया। और बस कमोडिटी बिजनेस, तो जो भी बिजनेस जो कमोडिटी वाली बिजनेस होती है ना, उसको मार्केट उतना ज़्यादा पैसा नहीं देता। कोई कंपनी है जैसे मान लो वो राइस के फील्ड में शुगर बनाती है, वीट वगैरह के फील्ड में, कॉपर वगैरह के फील्ड में, ये सब कैसे हो जी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब ऑल क्या है, ये सारे कमोडिटी है। तो कमोडिटी यानी कि इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। अभी जैसे मैं बोलूँ कि डाबर का रेड पेस्ट, डाबर का रेड पेस्ट इज डिफरेंट, इज डिफरेंट फ्रॉम कोलगेट। ऑब्वियसली, क्योंकि आपको आप मुंह में ब्रश में मुंह में डालते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेस्ट है ये डाबर का रेड पेस्ट है या फिर कोलगेट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं आपको शुगर हाथ में ला के दे दूँ तो क्या वो देख के बता सकते हो कि ये शुगर कहाँ से लाया हुआ है, ये कौन से कंपनी का शुगर है? ऑब्वियसली नहीं ला सकते। वो कमोडिटी, मतलब उनके पास कोई स्पेशल यूनिक नहीं होता। तो इनको जो होता है ना, मार्केट जो जनरली होता है, इनको पी लेस देता है, कम ही पी देता है। और हाँ, एक चीज़ मैंने उसमें शायद बताना भूल गया कि जो कंपनी में एंट्री बैरियर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है मैंने, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये, कि यहीं पे मैं एक ऐड पॉइंट और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि कोई सेक्टर है अगर इसमें एंट्री बैरियर है, एंट्री बैरियर यानी कि वो बिजनेस को चालू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा या फिर बहुत रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है, उस केसेस में भी जो हो जाता है ना, मार्केट क्या करता है उन केसेस में भी पी बहुत हाई देता है। अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, एग्जांपल इसके हो गया, फार्मा हो गया, टेलीकॉम हो गया, फार्मा, टेलीकॉम, और क्या, ये अल्कोहल, ये सब अल्कोहल, ये सब, इन सब के केसेस में बेसिकली क्या होता है, वाइन, अल्कोहल, ये सब केसेस में क्या होता है, फार्मा में बहुत तगड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, गवर्नमेंट के बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, टेलीकॉम के लिए भी बहुत पैसा लगता है। ये अल्कोहल वगैरह में तो इन सब केस में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल रुकना पड़ता है, उसके बाद आता है। तो, तो ये सब केसेस में क्या होता है कि एंट्री बैरियर बहुत हाई हो जाता है, यही इस बिजनेस का मोट बन जाता है। मोट मतलब कि ऐसी चीज जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है, मोट या फिर स्पेशलिटी आप उसको ऐसे बोल सकते हो, मोट। तो इन सारे केसेस में हो जाता है। तो अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर्ड भी नहीं था, बट स्टिल मैं आपको, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो क्या आपको सारी चीज़ें फटाफट रिकैप कराता हूँ। क्या पी ज़्यादा है या पी कम, उसको देख के आप बता सकते हो स्टॉक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड? नहीं। क्या क्या चेक करना पड़ेगा वहाँ पे, मैंने जो भी फैक्टर्स लिखे थे वो सारे फैक्टर्स आपको पहले तो चेक करने पड़ेंगे, और दूसरा उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि उसके पीयर्स का क्या सीन चल रहा है, और फिर उसका मैनेजमेंट की बातें सुननी होंगी कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है आगे जाके हम बहुत कमाई करेंगे, तो ऑब्वियसली उस सेक्टर का पी ज़्यादा होगा। मैनेजमेंट बोल रहा है हम आगे जाके बहुत कम कमाई करेंगे, तो उसको ऑलरेडी मार्केट पनिश कर देता है। और कोई पी का, इसको डी रेटिंग और री रेटिंग करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है। डी रेटिंग यानी कि पी, री रेटिंग मतलब कि यह होता है कि पी अचानक से मान लो 30 चल रहा था, अब अचानक से 10 पे पहुंच गया, बहुत सालों से 30-30 चल रहा था, अचानक से 10 पे पहुंच गया, तो मतलब अचानक से पी का रेटिंग चेंज हो गया, उसको बोलते हैं पी री रेटिंग। ये फंडा भी क्लियर है। तो यही है, आपसे कोई भी आपको पूछेगा कि पी रेशियो देख के कि भाई बता ये स्टॉक सस्ता है महंगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं ऐसे नहीं बता सकते, हमें बहुत सारी चीज़ें और पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अब होप सो मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया होगा कि क्या होता है पी रेशो। स्टिल कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय।